नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। शुरुआत खबरों की करेंगे और सबसे पहले बात करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या में श्री रामलला के दर्शन उन्होंने किया और इस दौरान सीएम योगी ने सभी को संबोधित करते हुए कई महत्वपूर्ण बातें कही। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है। अब दूसरे देश के लोग भी अपने आप को भारत का बताकर गर्व महसूस करते हैं और ये कुछ महत्वपूर्ण बातें मुख्यमंत्री ने कही हैं। पूरी पृथ्वी में मनुष्यों के रहने की व्यवस्था का संचालन कैसे होना चाहिए, जिसे आप मानव धर्म कह सकते हैं, उसकी शुरुआती भूमि यही अयोध्या है। और इसी अयोध्या में सूर्यवंश की परंपरा में श्री हरि विष्णु के एक अवतार के रूप में मानवीय मर्यादा और आदर्श के जो सर्वोत्तम स्वरूप है वह है प्रभु श्री राम। प्रभु श्री राम की इस पावन धरा भूमि पर आयोजित ये सम्मेलन अपने आप में अद्भुत है। मुझे एक बार यूरोप में जाने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं ऐसे ही निकला घूमने के लिए, एक टैक्सी पकड़ी। मैंने उससे पूछा कहां के रहने वाले हो? उसने कहा पंजाब। फिर मैंने कहा पंजाब कहां से? और थोड़ा ठिठका। मैंने कहा पंजाब का बोल रहा, कोई बोल अमृतसर का बोलेगा, लुधियाना का बोलेगा, या किसी पंजाब के किसी कस्बे का बोल देगा। मैंने कहा क्यों, पंजाब से चुप क्यों गए? कहा सब पाकिस्तान का रहने वालों, पाकिस्तान वाले पंजाब से। तो मैंने कहा तुमने इंडिया क्यों कहा? तुमने भारतीय क्यों कहा? उसने कहा साहब भारतीय कहने पर हम लोग सेफ रहते हैं, अगर हम पाकिस्तान का बोल दें तो पता नहीं क्या हो जाए। यह स्थिति आज दुनिया के अंदर है। आज जो मुख्यमंत्री ने कहा ये बहुत बड़ी बात है, बड़ी खबर भी है जिस पर चर्चा होगी, प्रतिक्रियाएं भी आएंगी। एक और बड़ी खबर आपको बता दें जिसने आज सुबह से ही चर्चा बनाई हुई है। दिल्ली से खबर आई थी। ये हाईकोर्ट के जज के घर में बड़ा खुलासा होता है। हाईकोर्ट के जज के बंगले में आग लगी, उसके बाद खुलासा हुआ कि वहां पर कैश ही कैश है। कैश का भंडागर उजागर हुआ। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर बेहिसाब अकूत दौलत कमरे में थी। जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास में आग लग गई थी। परिवार ने दमकल विभाग को बुलाया, पुलिस की टीम भी आई थी। दमकल कर्मियों को भारी संख्या में कैश मिलता है। सुप्रीम कोर्ट का अगर हम जिक्र करें, क्योंकि वहां पर कॉलेजियम सिस्टम से जो है जजेस नियुक्त होते हैं, तो वहां पर बड़ी कार्रवाई हुई और उन्हें इलाहाबाद भेज दिया गया है, ट्रांसफर कर दिया गया है। वैसे इंटरनल इंफॉर्मेशन ये भी है कि जजेस ने इसी खुलासे के बाद ये फैसला लिया, जिस कॉलेजियम सिस्टम का हम जिक्र कर रहे हैं। जस्टिस वर्मा एक पूर्व सीजीआई के करीबी थे, ये भी कहा जा रहा है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। झांसी में पार्टी में महिला की निर्मम हत्या कर दी गई। पति और बॉयफ्रेंड बेडरूम में शराब के नशे में मिले। पति और बॉयफ्रेंड ने महिला को पीटा, गला घोंटा। पति और बॉयफ्रेंड को पुलिस ने हिरासत में लिया। घर के अंदर 14 साल की बेटी, 9 साल का बेटा भी मौजूद था। पुलिस ने शिकायत लेकर हत्या का मामला दर्ज किया है। कोतवाली क्षेत्र लक्ष्मी गेट मोहल्ले का ये मामला है। कोतवाली थाना क्षेत्र के लक्ष्मी गेट बाहर मोहल्ले में आज संगीता अहिरवार, जिनकी उम्र करीब 36 वर्ष है, इनकी डेड बॉडी इन्हीं के बेडरूम में मिली है। और उसी रूम में इनका पति और जो महिला का एक बॉयफ्रेंड था वो भी मिले हुए, दोनों लोग वो भी साथ में थे। उनको हिरासत में लिया गया है और महिला की जो डेड बॉडी मिली उसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। एक बड़ी खबर लखीमपुर से आपको बता दें, पान मसाला चोरी करने की शिकायत पर मर्डर हो जाता है। पान मसाला चोरी करने पर दुकानदार ने टोका था। आरोपी दबंगों ने दुकानदार को लाठी डंडों से पीटा। मौत हत्या को अंजाम देकर आरोपी मौके से फरार हुए हैं। मोहम्मदी के घमौला में पान मसाला
चोरी की वारदात सामने आई थी जिसमें मर्डर हो गया है। बड़ी खबर नोएडा से आपको बता दें, साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों की ठगी की। बुजुर्ग दंपत्ति को 15 दिन तक डिजिटल अरेस्ट कर रखा था। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड निदेशक और उनकी पत्नी से तकरीबन 3 करोड़ 15 लाख रुपए की ठगी हुई है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में जेल भेजने की धमकी दे रहे थे आरोपी। खुद को ईडी, सीबीआई, मुंबई पुलिस का अधिकारी भी बताकर इन्होंने ठगी की है। सेक्टर 78 में दंपत्ति की शिकायत पर साइबर क्राइम थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। 25 फरवरी से 12 मार्च तक डिजिटल अरेस्ट रहे ये पति पत्नी। तो नोएडा से बड़ी खबर, साइबर जालसाजों ने बुजुर्ग दंपत्ति से करोड़ों की ठगी की है। और देखिए, ये क्राइम का नया तरीका है, डिजिटली अरेस्ट करना, आपको थ्रेट करना नए तरीकों से किसी परिवार के जरिए, परिवार के सदस्य को लेकर और आपको एक्सपोज करने जैसी बातों को लेकर। लेकिन कई बार लोग गलती करते हैं, डर जाते हैं और फिर वो इस तरह के लोगों के खिलाफ शिकायत नहीं करते। एक बड़ी खबर शाहजहांपुर से आ रही है। कैदियों को लेकर जा रहा वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। पिकअप से टकराई कैदियों वाली गाड़ी, पिकअप खाई में पलटी है। 2 कैदी गंभीर रूप से घायल। हादसे में सिपाहियों के भी चोट लगने की खबर है। घायल कैदियों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज भेजा गया। मुरादाबाद से हरदोई जेल जा रहे थे कैदी। थाना तिलहर क्षेत्र के नगरिया मोड़ के पास की ये घटना है। बड़ी खबर अलीगढ़ से आ रही है। युवक की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने युवक की हत्या की है। बाइक सवार बदमाशों ने ताबड़तोड़ पहले फायर किया। 3 गोली लगने से मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। बताया जा रहा है कि रंजिश में इस घटना को अंजाम दिया गया। थाना बरला के गांव गाजीपुर की ये घटना है। खबर चंदौली से भी सामने आ रही है। किशोर की हत्या से क्षेत्र में सनसनी। पवन कुमार का शव खेत में मिला। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका है। पुलिस जांच पड़ताल करने में जुटी हुई है। बलुआ थाना क्षेत्र की यह घटना बताई जा रही है। तो देखिए, पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और लगातार हमने कई खबरें आपको बताई कि किस तरह से अपराध का ग्राफ बढ़ रहा है। ये खबर चंदौली से सामने आई है और किशोर की हत्या कर दी गई। पवन कुमार इसका नाम था, जिसका शव बरामद हुआ है। एक बड़ी खबर अलीगढ़ से आपको बता दें, विवाहित छात्रा ने विषाक्त पदार्थ खाकर जान दे दी। 19 मार्च को पति से बात करते हुए छात्रा ने खाया था जहर। निजी अस्पताल में उपचार के दौरान उसकी मौत हो जाती है। परिवार ने पति पर टॉर्चर करने का आरोप लगा दिया। दहेज में 5 लाख रुपए मांगने का भी आरोप है। थाना देहली गेट क्षेत्र की घटना है। तो ये पढ़ाई भी कर रही थी, जैसे हमने जिक्र किया, और पति पर टॉर्चर का आरोप भी है। हापुड़ से खबर, कोर्ट मैरिज करने पर युवती का अपहरण हुआ। परिवार ने हथियारों के बल पर अपहरण किया और लड़के के साथ मारपीट कर लड़की को ले गए। दरोगा को बयान दर्ज कराने जा रहे थे पति पत्नी। रास्ते में मारपीट कर लड़की का अपहरण हुआ। गाड़ी में लड़की का अपहरण कर परिजन फरार। लड़की के अपहरण मारपीट का वीडियो वायरल हो चुका है और गढ़ कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। क्या मामला? तो देखिए, हापुड़ से खबर है ये, जिसे आप पश्चिमी यूपी का हिस्सा मान सकते हैं। और लड़की ने क्योंकि अपनी मर्जी से शादी की थी, कोर्ट मैरिज, परिवार इसके फेवर में नहीं था। और इसी बीच एक बड़ी खबर श्रावस्ती से आ रही है।
4 बच्चों की मां प्रेमी के संग भाग गई है। जेवर और 25,000 रुपए लेकर वो चली गई है। ईंट भट्टे पर मजदूरी करता था पति ने गांव के एक व्यक्ति पर आरोप लगाया है। व्यक्ति पर पत्नी को भगा के ले जाने का आरोप है। कार्रवाई के लिए गिलौला थाने में दिया प्रार्थना पत्र। 1 हफ्ता बीतने के बाद भी पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की है। पति ने एसपी घनश्याम चौरसिया से लगाई न्याय की गुहार। गिलौला थाना क्षेत्र के रामपुर त्रिभपना गांव का ये मामला है। क्या बताइए साहब, हम ना रहे घर पर ना रहे, बहुत मजबूर ले आएगा। वो ने कहा सोच के छोड़ के चले गए, भगा के लेके चले गए साहब। अपने बच्चे कस के जाएंगे हम। एक फिर संज्ञा हो सकता है। आज हमारे संज्ञा हुआ, काल दूसरे संज्ञा होएगा। तो साहब निहारू हमारा चाहिए, आज आऊँ निहारू हमारा भेज दें बात। बड़ी खबर संभल से आपको बता दें, निजी अस्पताल बना प्रसूता की मौत का कारण। प्रसूता का डॉक्टर ने ऑपरेशन किया, हालत बिगड़ने पर रेफर किया। डॉक्टर ने महिला की हालत बिगड़ने पर रेफर कर दिया। महिला की मौत हो जाती है, बच्चा सुरक्षित है। अस्पताल पर आरोप है। महिला की मौत के बाद परिवार वालों ने अस्पताल पर आरोप लगाए हैं। अस्पताल का स्टाफ शव छोड़कर मौके से फरार हो चुका है। बहजोई कोतवाली क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। तो एक प्रेग्नेंट लेडी थी, उसका जो खबर के मुताबिक लग रहा है कि सिजेरियन एक बच्चा होता है और उसकी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। अमूमन इस तरह के केसेस में हेवी ब्लीडिंग और अलग अलग रीजंस होते हैं, लेकिन अब यहाँ पर परिवार ने कहा है कि डॉक्टरों की लापरवाही से मौत हुई। इन्हें डिलीवरी की दिक्कत थी। फिर क्या हुआ है? ये बोले नौका आराम से निपटा देंगे नॉर्मल। फिर इन्होंने गलत ऑपरेशन कर दो। अच्छा, ऑपरेशन यहीं पे हुआ था? हाँ, ऑपरेशन नहीं हुआ। कितने रुपए जमा कराए थे तुमसे? ना कोई चेकअप करो ना कुछ। जमा कितने कराए थे रुपए तुमसे? इन्होंने फिलहाल तो कराए मुझसे 4,000 रुपये जमा, और जैसे ट्रीटमेंट के मतलब चेकअप बैकअप की वो अलग से दें। और सुनील राघव हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। सुनील, क्या जानकारी मिल पाई है? महिला की मौत अस्पताल में हुई, पहले से तबीयत खराब थी, डिलीवरी के दौरान हुई, क्या सामने आया है? जी मैं बता दूं, ये JL के हॉस्पिटल के नाम से ये हॉस्पिटल संचालित है। इससे पहले भी इस हॉस्पिटल में महिलाओं की जच्चा बच्चा के प्रसूता के दौरान मौत हो चुकी है और ये नाम बदल के अनुमति ले लेता है स्वास्थ्य विभाग से और इसमें मौतों का सिलसिला जारी रहता है। ये पहले एक ही इमारत में संचालित था, तब 3 बार नाम बदले गए थे। अब इसने नया मकान किराए पे लेकर नाम बदलकर इस हॉस्पिटल को संचालित किया था और डिलीवरी के दौरान नॉर्मली बता करके डॉक्टर ने ऑपरेशन कर दिया, जो सर्जन नहीं था, और ऑपरेशन करने के दौरान जब उसकी हालत बिगड़ी तो उसको रेफर कर दिया, लेकिन महिला खत्म हो गई और बच्चा सुरक्षित है। पुलिस सूचना पर पहुंची थी, पुलिस ने सब PM को भेज दिया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो LG हॉस्पिटल है, पहले लज्जावती के नाम से था, फिर किसी अन्य नाम से था, मतलब कुल मिलाकर के वो 3-4 बार नाम बदल चुका है और उसके बावजूद ये जो सौदागर है ये मौत का ये जारी रहता है इसका। नहीं, बिना मिलीभगत के ये संभव है कि आप अलग अलग नाम से जो है इस तरह से अस्पताल खोलें? आपकी डिग्री चेक होती है, बाकायदा आपके नंबर्स होते हैं, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। संभल से बड़ी खबर आपको बता दें, पुरानी रंजिश को लेकर 2 पक्षों में लाठी डंडे चल गए हैं। लाठी डंडे चलते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है। जुनावई क्षेत्र के अजीजपुर का बताया जा रहा है वीडियो। 100 नंबर क्या कर रही है? बड़ी खबर आपको बता देते हैं, सोनभद्र से आ रही है। पुनर्वास कॉलोनी में बना कच्चा मकान जमींदोज हो चुका है। झोपड़ी के नीचे दबे 5 लोग, 3 को आई चोटें। ग्रामीणों की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। एक की हालत नाजुक है, हायर सेंटर उसे रेफर किया गया है। दुधी कोतवाली के अमवार पुनर्वास कॉलोनी का ये मामला है।
उधर लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव सहकारिता आशीष कुमार भूटानी, संयुक्त सचिव सहकारिता भारत सरकार उपस्थित रहे। कार्यक्रम का आयोजन बख्शी तालाब पहाड़पुर ग्रामीण सहकारी समिति में हुआ। इस दौरान आसपास के किसान भी मौजूद रहे। किसानों ने प्रमुख सचिव सहकारिता को अपनी समस्याओं से अवगत कराया। प्रमुख सचिव सहकारिता ने दुग्ध सहकारी समिति का भी निरीक्षण किया। पहले रही है भारत सरकार की, उनका जमीनी स्तर पर क्या कार्यान्वयन कैसे हो रहा है उसको देखने के लिए, और क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या हम और बदलाव कर सकते हैं अपनी योजनाओं में, उसको समझने के लिए इसके लिए मैं आज आया हूँ उत्तर प्रदेश में। और इसकी चर्चा हम प्रमुख सचिव साहब भी बैठ के करेंगे और मुख्य सचिव से साथ साथ बैठ के चर्चा इसके बारे में होगी कि हम कैसे जो हमारी योजनाओं का कार्यान्वयन और अच्छा हो सके, और क्या नई पहले यूपी ने ली उससे हम और राज्यों में सीख लेके उसका कार्यान्वयन और राज्यों में कर सकें। खबर मैनपुरी से है, जहां 112 की गाड़ी में कुत्ते को अस्पताल ले जाया गया। इंस्पेक्टर के पालतू कुत्ते को अस्पताल ले जाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका है और वायरल वीडियो में सरकारी गाड़ी से कुत्ते को 3 पुलिसकर्मी भी अस्पताल ले जाते हुए नजर आ रहे हैं। बुलंदशहर से बड़ी खबर आपको बता दें, 10वीं के छात्र पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या। बाइक सवार हथियारबंद हमलावरों ने हत्या की है। हमलावरों ने दिया खौफनाक वारदात को अंजाम। 16 वर्षीय निखिल को बदमाशों ने मारी 3 गोली। गोली लगने से निखिल की मौके पर ही मौत हो गई है। जहांगीराबाद थाना क्षेत्र में खौफनाक वारदात को अंजाम दिया गया है। बड़ी खबर इस वक्त की। मनोज हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए। मनोज, क्या अपडेट है इस मामले में? मामला बुलंदशहर के जंगीराबाद क्षेत्र का है, जहां एक निखिल 16 वर्षीय हाई स्कूल का छात्र है, जिसके गोली मारकर हत्या कर दी गई है। उस छात्र के 3 गोली लगी है, उसकी मौके पर मौत हो गई है। मौके पर आला अधिकारी पहुंच गए, लेकिन जो अंजाम को देकर के जो बदमाश थे वो मौके से फरार हो गए। बताया जा रहा है पुरानी रंजिश के चलते हुए ये वारदात को अंजाम दिया गया है। ये 16 वर्षीय निखिल है, इसकी मौके पर मौत हो गई है। ये स्कूल से किसी काम को लेकर के घर वापस जा रहा था, उसी समय ये गोली मारी है। उसको 3 गोली लगी है, उसकी मौके पर ही मौत हो गई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। एक 16 साल का लड़का जिसे मार दिया गया। अगली खबर भी रायबरेली से ही आ रही है। चोरों ने एक घर को बनाया निशाना। छत के रास्ते पर घुसकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। लगभग 50,000 रुपए नकदी सहित लाखों की ज्वेलरी जो है उन्होंने चुराई है। चोरी इन्होंने की। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने जांच पड़ताल शुरू कर दी है। हरचंदपुर थाना क्षेत्र की घटना बताई जा रही है। तो भाभी फोन किया हमको कि दरवाजा हमारा बाहर से बंद कर लिया किसी ने। तो हम जब दूसरी भाभी को आवाज दिए तो भाभी बोली कि हमारा भी दरवाजा बंद है। तो हम पेड़ पे चढ़ के इतने छत पे नीचे आए हैं, बाकी सबका दरवाजा खोले तो देखे चोरी हो गई है पूरी। हमें ताला तोड़ा पड़ा हुआ है। कितना सामान क्या क्या गया होगा? मम्मी बता रही थी, मम्मी के दिन काने का टप गया है, गले का मंगलसूत्र है, पायल है और जो भी कैश गया है, और चांदी के सिक्के थे 10-12। कैश कितना रहा होगा लगभग? कैश जो भी रहा हो 40-50,000 रुपये। वाराणसी से परीक्षा देकर लौटी एक लड़की लखनऊ में ऑटो में बैठती है, लेकिन घर नहीं पहुंचती है। आधी रात को उसने कॉल किया अपने भाई को। उसे भी नहीं पता था और भाई को भी नहीं पता था कि यह आखिरी कॉल हो सकती है। फिर क्या हुआ था उसके साथ, क्यों 7 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया? स्पेशल रिपोर्ट। ने उससे कहा कि ये गलत लोकेशन में ले जा रहा है। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया और एक आवाज़ आई चीखने की। हमको उसकी बाद में डेड बॉडी मिली। रात के सन्नाटे में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। बहन ने 30 मिनट में पहुंचने को कहा था, लेकिन अब तो 1.5 घंटा हो चुका था। भाई ने घबराहट में फोन मिलाया। दूसरी तरफ उसकी कांपती आवाज। ऑटो वाला तो उसे दूसरे रास्ते ले जा रहा था। दिल धड़क उठा। जब चालक से बात की तो ठंडी आवाज में जवाब मिला, रास्ता खराब है। और फिर अचानक फोन बंद हो गया। वो लास्ट कॉल जिसने सब कुछ
बदल दिया। बहन ने भाई को बताया, मेरे साथ कुछ होने वाला है, मैं इस लोकेशन पर हूं, मुझे बचा लो। लेकिन वो बेचारी बच ना सकी। बहन का फोन बंद होने के बाद हर सेकंड भारी लग रहा था। उसकी तस्वीरें आंखों के सामने घूम रही थी। उस भाई को क्या पता था कि ये आखिरी बार होगा। पुलिस से मदद की गुहार लगाई, लेकिन सुबह होते ही जो खबर आई उसने सब कुछ बदल दिया। लखनऊ के मलिहाबाद के एक बाग में बहन की लाश मिली, जिसका गला दबाया गया था। जेवर और मोबाइल गायब थे। जांच शुरू हुई तो पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले। सीसीटीवी में बहन बस से उतरते दिखी, ऑटो में बैठते दिखी, फिर अचानक उसका कोई सुराग नहीं मिला। आलमबाग से उन्होंने बस स्टेशन से फोन किया था कि वो चिन्हट उनके आवास पे आ रही हैं, लेकिन काफ़ी देर हो जाने के बाद भी वो भी घर नहीं पहुंची है और उनका मोबाइल फ़ोन भी बंद हो गया है। वाजिद नगर गांव जो थाना मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है, वहाँ पर एक आम के बाग में इनकी बहन का शव मिला और जिसकी जो है वो गला घोट कर हत्या की गई थी। लिखित तहरीर पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। आइए आपको सुनाते हैं उस भाई का बयान जो अपनी बहन के घर आने का महज इंतजार ही करता रह गया, और वो पति जिसका घर तबाह हो गया। अब उसके साथ जो अब बस से आ रही थी, आलमबाग बस अड्डे पे उतरी थी, किसी ऑटो वाले ने जो है उसको बैठा के गलत डायरेक्शन में ले गए। वो लोग गलत डायरेक्शन, जब हमको पता चला अपनी लोकेशन जब हमको भेजी तब उसमें हमने देखा कि गलत लोकेशन में जा रही है, तो हमने उससे कहा कि ये गलत लोकेशन में ले जा रहा है। उसके बाद उसका फ़ोन कट गया और एक आवाज़ आई चीखने की। उसके बाद जो है पुलिस अपना काम कर रही है और हमको उसकी बाद में डेड बॉडी मिली। फिर वहाँ से फ़ोन आया कि 3 बजे छुट्टी होगी, 3 बजे बाद छुट्टी हुई तो ट्रेन नहीं मिली, बस मिली। बस से फिर आओ तो रहने रात में राह में तो आलमबाग उतरी है तो ऑटो मिल गया। थोड़ा से देर लगेगा, थोड़ा घुमार करा रहे हैं। तो भैया ने कहा कि अपना लोकेशन भेजो, कहाँ पर हो। तो उसने लोकेशन भेजा तो लोकेशन बता रहा था कि यहाँ पर मलिहाबाद का बता रहा था। तो भैया ने कहा वो कहाँ पे पहुँच गए हो। तो उसने कहा ड्राइवर का फ़ोन दो। तो ड्राइवर का फ़ोन दिया तो ड्राइवर बोला कि अभी मैं आ रहे हैं लेकर। तो उसने कहा लोकेशन भेजो। तो भैया तो उसने लोकेशन भेजा तो लोकेशन में देखा तो भैया ने 100 नंबर फ़ोन किया 112 पर। तो पुलिस छानबीन करके उन्हें पकड़ा, देखा तो फ़ोन किया भैया लेके कि आप यहाँ ट्रामा सेंटर आ जाओ। तो फिर भैया यहाँ पर आए हैं। क्या हुआ तो किस हालत में मिली? सर एकदम सीरियस थी, एकदम खत्म हो चुकी थी सर। मामला तूल पकड़ते ही पुलिस हरकत में आई। आलमबाग बस अड्डे पर तैनात 7 पुलिस वालों को निलंबित किया गया। बस अड्डे से महिला के लापता होने के बावजूद ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी अलर्ट नहीं थे। प्रभारी निरीक्षक, चौकी प्रभारी, पीआरवी कमांडर और 2 कांस्टेबल इन पर गाज गिरी, वो सस्पेंड हुए। अब जब आरोपी ऑटो चालक की तलाश तेज हो गई है, सवाल ये है कि क्या ये निलंबन पीड़िता के इंसाफ की पहली सीढ़ी बनेगा? घर में पसरा मातम, दिलों में उठते सवाल और आंखों में बहती उम्मीद इंसाफ मांग रही है। क्या परिवार को इंसाफ मिलेगा? महिला की हत्या के मामले में पुलिस कमिश्नर ने बड़ा एक्शन लिया है और इस मामले में लापरवाही बरतने पर 7 पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। आलमबाग पुलिस के थाना प्रभारी को सस्पेंड किया गया है। इसके साथ ही आलमबाग बस स्टेशन चौकी के जो प्रभारी हैं, इसके अलावा जो नाइट अफसर हैं और पीआरवी पे जो तैनात पुलिसकर्मी थे, साथ ही 2 कांस्टेबल और 1 और पुलिसकर्मी, कुल 7 लोगों को सस्पेंड कर दिया गया है। आलमबाग बस स्टेशन से लेके मलिहाबाद तक तमाम सीसीटीवी फुटेज जो है वो पुलिस की टीमें लगातार तलाश रही हैं। कैमरा रोहित गुप्ता साथ अनूप कुमार, भारत समाचार, लखनऊ। आगे बढ़ते हैं। मेरठ की मुस्कान ने प्रेमी के लिए अपने पति सौरभ कुमार राजपूत को जिस बेरहमी से मारा, उसके बारे में पूरे देश में चर्चा हो रही है, होनी भी चाहिए। मुस्कान के पति के पास करोड़ों की संपत्ति थी, नाम था, पैसा था, शोहरत, सब कुछ तो था। पति बेइंतहा प्यार भी करता था मुस्कान को। फिर वो क्या था, किस चीज की ऐसी भूख थी
जो उसे अपने प्रेमी साहिल से मिल रही थी, लेकिन पति से नहीं। क्या था जिसके लिए उसने अपने मासूम से पति को बेरहमी से मार दिया? क्या था जो उसने अपने पति को धोखा दिया? आधुनिक दौर में दम तोड़ते रिश्तों और लगातार बढ़ते धोखों की पूरी पड़ताल स्पेशल रिपोर्ट में। कहानी विश्वासघात की। इस डरावनी कहानी के 3 किरदार हैं। पत्नी मुस्कान रस्तोगी, पति सौरभ कुमार राजपूत, प्रेमी साहिल शुक्ला। मेरठ के सौरभ के साथ उसकी पत्नी मुस्कान ने जिस तरह से बेवफाई की और फिर उसे मार डाला, उसके बाद देश में बहस छिड़ गई है कि समाज में रिश्ते इतने कच्चे और नफरती क्यों होते जा रहे हैं। और तो और बहस ये भी है कि अचानक से मरने और मारने की प्रवृत्ति कैसे बढ़ती जा रही है। बहस तो ये भी है कि इन जहरीले होते रिश्तों का अंत मौत क्यों है। सवाल, कितने प्रतिशत भारतीय रिश्तों में घुटन महसूस कर रहे हैं? कितने प्रतिशत लोग अपनी शादी से खुश नहीं हैं? कितने प्रतिशत लोगों को मौका मिले तो वो अपनी शादी तोड़ दें? आजकल रिश्तों की बुनियाद इतनी खोखली क्यों होती जा रही है? क्यों तेजी से बढ़ रहा है धोखा देने का चलन? बिखरते बदलते जहरीले होते रिश्तों पर बहस कब होगी? मेरठ की घटना के बाद सवाल हर जगह हर जहन में है कि जिस भारत की परंपरा परिवार को जोड़े रखने वाली थी, वो इतनी कच्ची और कमजोर कैसे होती जा रही है। न सिर्फ कमजोर बल्कि बर्बर और डरावनी भी। अब तस्वीरों में गौर से मेरठ की मुस्कान को देखिए। इसके चेहरे पर आपको मुस्कान नहीं दिखाई देगी, क्योंकि इसने विश्वासघात किया। रिश्तों के साथ, परिवार के साथ, प्यार के साथ और अपने पति के साथ। मुस्कान को पति सौरभ टूट कर प्यार करता था, भरोसा करता था। उसने मुस्कान के प्यार में अपने परिवार को, परिवार की करोड़ों की संपत्ति को छोड़ दिया। मुस्कान को दुनिया जहान की खुशियां देने के लिए वो लंदन गया, खूब पैसा कमाया, लेकिन फिर भी वो मुस्कान को वो नहीं दे पाया जो शायद उसे साहिल से मिल रहा था। अब सवाल यह है कि मुस्कान को साहिल से क्या मिल रहा था। साहिल जो लोगों के मुताबिक एक नशेड़ी, सूखा नशा करने वाला शराबी आदमी था, जिसकी ना कोई पहचान थी और ना ही कोई करियर। सुनिए हमारे सहयोगी की स्थानीय लोगों से बातचीत। वो तो मतलब कमरे के अंदर ही रहते थे, नशे में अपने मस्ती मस्त रहते थे। वो 5-10 मिनट को छज्जे पे आते थे, जैसे कोई फल लेने हुए तो ले लिया, या सब्जी वब्जी लेनी हुई तो, नहीं तो अंदर ही अंदर रहते थे। हाँ, नशे में रहता है, सूखा नशा करता है। अब हम आपको साहिल के कमरे में लेके जाते हैं। साहिल का कमरा बेहद डरावना, मानो किसी पिशाच का आशियाना लगेगा। कमरे की तस्वीरें देखने के बाद लोग इसे बेशक तंत्र मंत्र के चश्मे से देखे, लेकिन सवाल फिर भी वही कि साहिल से मुस्कान को आखिर ऐसा क्या मिल रहा था जो वो अपने पति सौरभ से नहीं हासिल कर पा रही थी। लंबे बालों वाला साहिल शुक्ला मेरठ के इसी घर में रहा करता था, फिलहाल जिस पर ताला पड़ा हुआ है। सामने जो कमरा है वो साहिल शुक्ला का है और इसी कमरे की दीवारों पर एक ब्लड ड्रैगन छपा हुआ है जो जंजीरों से जकड़ा है और उसकी जीभ से खून टपक रहा है। दूसरी तरफ 2 हाथ हैं जो सिगरेट लिए हुए हैं और उस पर लिखा है फूको फूको और दूसरे को दे दो। एक दीवार पर महादेव की तस्वीर भी छपी है। ये बताता है कि किस तरीके से साहिल शुक्ला नशे का आदी था। यह है मुस्कान रस्तोगी। मुस्कान के चेहरे को जितने लोगों ने देखा वो सोच में है कि आखिर उसने अपने पति के साथ ऐसी बेवफाई क्यों की। न सिर्फ बेवफाई बल्कि बेरहमी से आखिर उसने क्यों अपने पति को मार डाला, वो भी तब जब पति ने इस रिश्ते के बारे में जानते हुए भी उसे दोबारा मौका दिया। सौरभ तो बहुत पहले तलाक लेने वाला था, लेकिन उसने अपने परिवार, रिश्ते को संभाला और पत्नी को हर तरह की खुशियां देनी चाहिए। सौरभ तो पत्नी का जन्मदिन मनाने के लिए ही भारत आया था। सौरभ को पता चल गई थी 2021 में सौरभ ने डाइवोर्स भी फाइल किया था कि इस चीज को लेकर इसको आपत्ति थी कि ये इससे क्यों मिलती है। वैसे मुस्कान के परिवार ने अपनी ही बेटी को हर तरह से गलत बताया कैसे उसने अपने ही पति को मार डाला और उसे फांसी से कम कोई सजा मिलनी नहीं चाहिए। ये आई अकेले, मैंने कहा सौरभ गाय, सौरभ आई नहीं बिल्कुल पीहू से मिलने, तो कह रही घबराई पहले तो। मैंने कहा बता क्या हुआ? मम्मी सौरभ नीरा, रोते रोते बोली। मैंने कहा कैसे नीरा, क्या हो गया, क्या बता? तो कहने लगी कि मम्मी
उनका मर्डर हो गया। हम यही कहेंगे कि उस लड़के के लिए जस्टिस मिलना चाहिए। हमारा भी बेटा है, उन दूसरे के घर का बच्चा गया है। मैं ये दिखावे के लिए नहीं बोल रही, ये मेरे भगवान को पता है, ये मेरे बच्चों को पता है कि मैं ये केवल इसलिए कह रही हूँ कि सौरभ जानते हैं कि हमने उनकी रेस्पेक्ट करी है, वो हमारी गलती से। वो उसकी फीलिंग नहीं समझती थी जी। वो उसकी गलतियां मेरे से छुपाता था, मेरी बेटी की गलतियां, और उससे ब्लाइंड लव था। उससे अपने माँ बाप को छोड़ा उनने, परेशानी में रहा पर उसे नहीं छोड़ा। और मैं उसे दामाद के रूप में नहीं देख रहा। एक बेटा है वो मेरा, और उस बेटे को इंसाफ चाहिए मेरे को। सवाल तो फिर भी वही है कि आखिर ऐसा क्या था जिसके लिए मुस्कान ने अपने पति से बेवफाई की? क्या था ऐसा जिसके लिए उसने जरा सी दया नहीं दिखाई? क्यों वो इस रिश्ते से निकलना चाहती थी जो उसने अपने पति को इतनी बेरहमी से मार डाला? बेहोश होने के बाद इसने साहिल को बुलाया। साहिल आया है वहाँ पे, रात में करीब 1 बजे के आसपास साहिल पहुँचा है। साहिल, अब इसका कहना है साहिल ने ही इसको बोला कि चक्कू करो। तो इन्होंने जो चक्कू वो लेके आई थी, ये चिकन वाला, वो चक्कू लिया। इसका कहना है साहिल ने बताया कैसे पकड़ना है, इसने पकड़ा है। और साहिल को इसने पहले बोला था वध करने के लिए, तो साहिल उस मोड में था कि उसका वध करना है। तो उसने कहा वध तभी होगा, तेरे हाथों से होगा वध। साहिल, इसने हाथ पकड़ा, साहिल इसने चाकू पकड़ा, साहिल ने इसका हाथ पकड़ा, सीने पर रख के इसने पुश कर दिया चाकू। फिर उसके बाद इसने दोबारा बोला कि दोबारा इसको मारो। फिर दोनों ने हाथ पकड़े, फिर से 3 बार इस पर वार किया। और तो और सुनिए शव के कितने टुकड़े किए और फिर क्या किया। आवाज बाहर ना जाए, इनको डर था कहीं आवाज आ जाए, कोई चिल्ला ना दे, इसलिए इन्होंने वहाँ पे कूलर ऑन कर दिया था ताकि कहीं से शोर शराबा ना हो। घर में और कोई नहीं था। ये करने के बाद ये लेके गए इसे बाथरूम में। बाथरूम में ले जाने के बाद साहिल ने उससे गले पे उस तरह से वार करने का ट्राई किया पहले। उसके बाद जो चाकू था उससे इसने इसका गला काटा है। हाथ की जो हथेलियाँ हैं, दोनों हथेलियाँ इसने काटी हैं। प्यार, पैसा, अगर मुस्कान इससे संतुष्ट नहीं थी तो उसे क्या चाहिए था? किस मानसिकता की वो शिकार थी, या ऐसा करने वाले लोगों की क्या मानसिकता होती है, ये समझने के लिए हमने मनोचिकित्सक से भी बात की है। इस तरीके के अपराध करते हैं और इनकी विकृत मानसिकता पहले से रहती है, लेकिन इनके अन्य व्यवहार थोड़े से सामान्य की तरफ दिखते हैं तो लोगों को लगता ही नहीं कि इन्हें कोई विकृति है। ऐसे लोगों का अगर वक्त पे ट्रीटमेंट हो या मानसिक जो स्वास्थ्य इनका उत्तम नहीं है, इस पर अगर ध्यान दिया जाए तो इन्हें वक्त रहते इलाज भी किया जा सकता है। मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि पुराना प्रेम भी एक बड़ा कारण होता है, लेकिन सबसे बड़ा कारण होता है कि कुछ लोग हद से ज्यादा स्वार्थी होते हैं। वो सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ऐसे लोग किसी मानसिक बीमारी का शिकार होते हैं। ऐसे लोग विद्रोही किस्म के होते हैं। मेरठ वाली जो महिला थी, वो मेरे विचार से उसके घर वाले भी जो स्टेटमेंट दे रहे थे वो बहुत ही सेल्फ सेंटर्ड थी। उसको ना ही घर वालों, वो जो पहला विवाह था वो भी प्रेम विवाह था और घर वालों की बिना रजामंदी के ही इन दोनों ने विवाह किया था। दोनों के घर वाले तैयार नहीं थे, तो वो इस तरीके की रिबेलियस नेचर की वो प्रारंभ से रही होगी और वो जो धीरे धीरे वो एग्रीवेट होती गई है। ऐसे लोगों का बहुत सारी जो न्यूरो बायोलॉजिकल स्टडीज़ हुई हैं, तो अपराधियों का MRI वगैरह किया गया तो उनका जो ब्रेन का जो प्री फ्रंटल लोब है और एमिगडाला एक जगह है ब्रेन की, वो जो है उनका स्ट्रक्चर असामान्य होता है। यद्यपि वो ट्रीटमेंट करके इन्हें सामान्य बनाया जा सकता है, लेकिन लोग इतनी गहराई तक नहीं जाते हैं और ऐसे लोग हमारे आपके बीच घूमते रहते हैं और वो कभी भी इस तरीके की घटनाएं कर सकते हैं। मानसिक रूप से बीमार होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अति महत्वाकांक्षी होना और हर हाल में अपने स्वार्थ को तवज्जो देना और कुछ मामलों में बायोलॉजिकल कारण माने जा रहे हैं कि ऐसे लोग इन चीजों का शिकार होते हैं। और न सिर्फ ये लोग अपने रिश्तों में धोखा देते हैं बल्कि रिश्तों का कत्ल भी बेरहमी से करते हैं। वैसे वक्त की मांग है कि देश में बिखरते, बदलते, जहरीले होकर दम तोड़ते रिश्तों पर खुली बहस की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार। आगे बढ़ेंगे खबरों में। गाजीपुर में डबल मर्डर से सनसनी फैल गई। दिन दहाड़े गोली मारकर 2 युवकों की हत्या कर दी गई। आपसी रंजिश में दोनों की हत्या की आशंका है। अज्ञात बदमाशों ने युवकों को गोली मारी है। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी हुई है। खानपुर थाना क्षेत्र के उचौरी गांव की घटना बताई जा रही है। आशुतोष हमारे साथ जुड़े हुए। आशुतोष, क्या अपडेट है? ये थोड़ी देर पहले की घटना है। 2 युवकों को गोली मारकर निर्ममता से हत्या की गई है।
आपसी रंजिश अभी फिलहाल मामला सामने आ रहा है कि आपसी रंजिश में हत्या की गई है, लेकिन अभी फिलहाल पुलिस मौके पे है और सारी बातें कुछ देर बाद सामने आ पाएंगी कि हत्या की मुख्य वजह क्या है। अभी प्रत्यक्षदर्शियों का कहना है कि आपसी रंजिश का मामला है। फिलहाल जो है वहाँ भीड़ इकट्ठा थी, एसपी सिटी मौके पे पहुंचे हैं, भीड़ को नियंत्रित कर लिया गया है। इस तरह की कोई वहाँ स्थिति नहीं है, लेकिन जो है घटना चूंकि दिन दहाड़े ये हत्याकांड हुआ है, इसलिए इलाके में दहशत जरूर है। जी बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो शुरुआती कहा जा रहा है कि आपसी रंजिश है, लेकिन जांच की जा रही है। लखनऊ से बड़ी खबर आपको बता दें, फिनिक्स प्लासियो मॉल पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। फिल्म छावा देखने पहुंचे हैं वो। औरंगजेब एक क्रूर शासक था, वो कहते हैं। राहुल, अखिलेश और ममता को फिल्म देखनी चाहिए, ये भी कह रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज छावा मूवी देखने के लिए पहुंचे हैं। उनका जो काफिला है वो जो है वो प्लासियो मॉल में पहुंच चुका है। यहाँ पर जो है वो कुछ नेता भी भारतीय जनता पार्टी के वो भी मौजूद हैं और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य आज जो है वो फिल्म देखेंगे। बहुत सारे नेता उनका स्वागत करने के लिए उनको जो है वो देखने के लिए यहाँ पर मौजूद हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है वो यहाँ पर लोग आए हुए हैं। सर, जैसी फिल्म बहुत पहले बननी चाहिए थी और इस फिल्म को मुस्लिम परस्त श्री राहुल गांधी जी और उनके सदाबहार दरबारी श्री अखिलेश यादव जी और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी को देखना चाहिए। तब उन्हें पता चलेगा कि क्रूरता का दूसरा नाम औरंगजेब है। और आज छावा फिल्म देखने के लिए हम अपने साथियों के साथ आए हुए हैं। आज यही कहेंगे, जय शिवाजी, जय संभाजी। शफीकुर रहमान बर्क ने कहा है, उन्होंने जो सालार गाजी को संत बताया है। शफीकुर रहमान, देखिए, आक्रमणकारी संत नहीं होता, आक्रमणकारी होता, अत्याचारी होता है। जिसने मंदिरों को तोड़ा हो, जिसने धर्मांतरण कराने के लिए बल का प्रयोग किया हो, जिसने भारत की संस्कृति को मिटाने का प्रयास किया हो, उसके बारे में इस प्रकार का बयान देने वाले समाजवादी पार्टी के सांसद के बारे में श्री अखिलेश यादव जी अपनी चुप्पी तोड़ें। कभी आबू आजमी के बयान पर चुप हो जाते हैं, कभी अपने सांसद के बयान पर चुप हो जाते हैं। इसका जवाब प्रदेश भी चाहेगा, देश भी चाहेगा। यह फिल्म न बैन होगी और इस प्रकार की जो फिल्में अभी तक बनने से रुकती थी, वह फिल्में और बननी चाहिए। देश को सच जानना चाहिए। जब तक देश सच नहीं जानेगा तो उनको लगता है कि शायद बड़े अच्छे कोई शासक मुगल आक्रमणकारी रहे होंगे, लेकिन मुगल आक्रमणकारियों का अत्याचारी का दूसरा नाम औरंगजेब, और औरंगजेब का महिमा मंडन करने वालों के बारे में फिर देश और प्रदेश की जनता धारणा बनाएगी। कैमरामैन सौरभ के साथ सीमा नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।